जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, इसमें देखेंगे पहली चीज इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना के प्रमुख शब्द या प्रमुख आदर्श और प्रस्तावना की संशोधनीयता या क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना का महत्व एवं प्रस्तावना की आलोचना और प्रस्तावना संबंधित मुख्य परीक्षा के शब्द प्रश्न। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं प्रस्तावना है क्या। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना को जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी भूमिका इंट्रोडक्शन या आमुख की बात की। जैसे एक कथन है यहाँ पर ननी पालकीवाला का कि जो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आप जो पढ़ते हैं एक आईडी कार्ड मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, इसमें किन चीज़ों का उल्लेख होगा। पहला आपका नाम होगा, फिर क्लास होगा, ठीक है, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा और एड्रेस होगा। ठीक है, इन सबसे होगा क्या कि अगर किसी को आपके बारे में जानना है, ठीक है, बहुत कम शब्द में और बहुत कम समय में जान सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड, एक परिचय पत्र। इसी तरह का जो संविधान है, अगर संविधान के आइडेंटिटी कार्ड या परिचय पत्र की बात की जाए तो क्या है, भारत की संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगर आपको कम शब्दों में पूरा संविधान जानना है, ठीक है, अगर पूरा संविधान आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें जो सत्ता की शक्ति का स्रोत, सत्ता की शक्ति किसके पास होगी, सत्ता का स्वरूप, सत्ता किस प्रकार की होगी, सत्ता का उद्देश्य अर्थात जो सत्ता स्थापित की गई है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना क्या है तो आप कहिए प्रस्तावना संविधान की भूमिका इंट्रोडक्शन या आमुख की भांति है, जिसमें सत्ता की शक्ति का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता के उद्देश्य एवं संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है। ठीक है, और आप साथ में ये कोटेशन जो है लगा सकते हैं। देखते हैं कि जो प्रस्तावना है क्या। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है इसका मूल नाम जो है उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, तो होता क्या है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत होता है। यही जो उस समय का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बन जाती है। ठीक है, प्रस्तावना से अच्छा शब्द है कि आप उद्देशिका यूज करें। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कथन। ठीक है, तो पहला है डॉक्टर के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रस्तावना है संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ठीक है, दूसरा जो है ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या कहा है, संविधान जो है संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। और आते हैं फिर ननी पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड है, जिसे आपने ऊपर देख लिया। उसके बाद में आते हैं अर्नेस्ट बेकर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द, प्रस्तावना क्या है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए ये जो है हमारी मूल प्रस्तावना है। ठीक है, जो मतलब संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना में है क्या। ठीक है, पहला है हमने ऊपर परिभाषा देखा, सत्ता का स्रोत, सत्ता किसके पास होगी, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य और सत्ता लागू होने की तिथि। ठीक है, अब देखते हैं कि इन चीज़ों का उल्लेख किस प्रकार है। ठीक है, जैसे अगर प्रस्तावना में बात की जाए सत्ता का स्रोत कौन है, तो आप पाएंगे कि जनता अर्थात लोक प्रभुता अपनाई गई है। जो सत्ता का अंतिम जो शक्ति है वो जनता के हाथों में है। सत्ता का स्वरूप की जो सत्ता है वो किस प्रकार की होगी, वो होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य होगा न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना, समता लाना, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाना, बंधुता बढ़ाना, एकता एवं अखंडता बढ़ाना। ठीक है,
जो संविधान लागू होने की तिथि है वो क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये होगी तिथि। देखते हैं इन इन चीजों का उल्लेख प्रस्तावना में किस प्रकार है। ठीक है, एक बार हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। ये रही हमारी प्रस्तावना, भारत संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना। तो इसमें क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या बताया था, प्रस्तावना में क्या क्या पाया जाता है, एक एक चीज देखते हैं। ठीक है, पहला है देखिए सत्ता का स्रोत जनता। देखो जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या गया, हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद में आगे चल के आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो समस्त नागरिकों को न्याय, क्या सत्ता का उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना। लेकिन किस किस प्रकार का न्याय। ठीक है, देखो इसमें पहला आता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये तो 3 प्रकार के न्याय क्योंकि प्रस्तावना में जिनका उल्लेख है। उसके बाद में आते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, टोटल जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है विचार चिंतन मनन करना, दूसरा अभिव्यक्ति विचारों को प्रकट करना, तीसरा है विश्वास विचारों को मानना, चौथा है धर्म यानी रिलीजन को मानना, पांचवा जो है उपासना। तो भारतीय संविधान में 5 चीजों की स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। उसके बाद में देखते हैं समता कि भारतीय संविधान में समता का किस प्रकार उल्लेख है। ठीक है, ये रहा समता। और किस किस चीज की समता है, तो पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। प्रतिष्ठा अर्थात स्टेटस, जो आपका समाज में स्टेटस होगा वो आपकी जाति धर्म लिंग और जन्मस्थान के आधार पर निर्धारित नहीं होगा। दूसरा है अवसर अर्थात अपॉर्चुनिटी, आपको समान भागीदार बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ऐसी बंधुता को बढ़ावा देंगे जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाएगा। इस दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को क्या करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये हो गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं किसका उल्लेख किस प्रकार है। ठीक है, पहला हमने देखा था इसमें सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का स्रोत। पहला चीज क्या है, इसमें सत्ता का स्रोत किसके पास, सत्ता का स्रोत है जनता के पास। कैसे, हम देखते हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उस शुरू कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। देखिए ये रही प्रस्तावना, स्टार्ट कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, अर्थात जिसे प्रस्तावना ने किसने बनाया, भारत के लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित, अर्थात हमने बनाया है हम स्वयं पे लागू करते हैं। ठीक है, तो अंततः जो प्रस्तावना के हिसाब से
सत्ता की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, जनता है। और होगा भी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अपनाया गया, लोकतंत्र में लोक प्रभुता आवश्यक रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो भारतीय संविधान में सत्ता का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, इसे आप शक्ति का स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन है, जनता। और एग्जाम्पल देना हो तो कह दीजिएगा, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, और जो उसका अंत होता अंगीकृत, अधिनियमित एवं महत्वार्पित करते हैं। ठीक है, देखते हैं सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के उद्देश्य में क्या क्या है। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। ठीक है, यहाँ पर एक और होगा, सब लिख सकते हैं। पांचवा क्या है, गणराज्य। ठीक है, सत्ता का उद्देश्य बारी बारी सबको देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं हम यहाँ पर सत्ता का स्वरूप। ठीक है, सत्ता के स्वरूप में पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, जो सोवर्निटी है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि जो भारत है अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में वह स्वतंत्र है, वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। अगर उसे डिसीजन लेना होगा तो खुद लेगा, ना कि किसी को पूछकर। ठीक है, तो क्या साफ साफ लिखा है यहाँ पर, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, वह ना तो अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, जो कि अपने इसी काल में था। ठीक है, आंतरिक मामले कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर कोई सरकार चाहे अपनी सामाजिक, आर्थिक और उसकी राजनीतिक नीतियां, इसका निर्धारण भारत स्वयं करेगा, ना कि किसी अन्य देश के कहने पर। ठीक है, और बाह्य मामले में क्या आते हैं, जैसे अगर भारत को किसी देश अन्य देश के साथ संधि करना हो, युद्ध करना हो, कौन हमारा शत्रु होगा, कौन हमारा मित्र होगा, इसका निर्धारण हम करेंगे, ना कि कोई अन्य देश। ठीक है, अगर कोई पूछे भारत संविधान में संप्रभुता पाई जाती है या नहीं, तो साफ साफ कहिएगा बिल्कुल पाई जाती है। क्यों, क्योंकि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य कार्यों में स्वतंत्र है, और वह ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एक यहाँ पर जो एक अपवाद या फिर कहेंगे प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब मई 1949 में यूनाइटेड नेशन में भारत ने अपनी सदस्यता स्वीकार की, तो अपने प्रमुख के रूप में ब्रिटेन को बताया था। ठीक है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है, तो क्या मतलब जो हमारा प्रमुख है ब्रिटेन है, तो वास्तविकता ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत खुद संप्रभु एक देश है और उसकी संप्रभुता बनी हुई है, उसको जो भारत यूएन का सदस्य है वह स्वयं से है, ना कि ब्रिटेन के कहने से। ठीक है, तो चूंकि 1949 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को अपना प्रमुख माना, परंतु यह भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं करता। ठीक है, भारत जब चाहे अपनी सदस्यता वापस ले सकता है। ठीक है, देखते हैं, पहला तो हो गया सत्ता का उद्देश्य संप्रभुता, दूसरा समाजवादी, फिर देखेंगे पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समाजवाद। ठीक है, देखिए समाजवाद जो है मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाता है, मार्क्सवादी समाजवाद या साम्यवादी, दूसरा है लोकतांत्रिक। ठीक है, तो देखो जो मार्क्सवादी है उसमें समाजवाद लाने का तरीका क्या है, वर्ग संघर्ष के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, जबकि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसे लाने का जो तरीका है वो क्या है, चुनाव, संसद द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा चलाई जाने योजनाएं एवं विकास का परियोजनाएं वो। ठीक है, जो मार्क्सवाद है यहाँ पर जो उत्पादन के साधन एवं वितरण के साधन है उसका राष्ट्रीयकरण पाया जाता है। सामान्यतः जो उस देश की संपूर्ण संपत्ति होती है वह जो है सरकार के हाथों में होती है, लेकिन जहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थात वहाँ निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार की संपत्ति का अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, जो भारत के संविधान है उसका झुकाव जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर है। ठीक है, देखो भारतीय समाजवाद का झुकाव लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर है, परंतु यह पूर्ण लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं, अर्थात जो भारत का समाजवाद है भारतीय समाज स्वरूप अनोखा एवं अनूठा है। ठीक है, इसे आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 1983 में केस होता है DS नकारावाद। ठीक है, इसमें जो है समाजवाद की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, अगर आपको मेंस में आंसर लिखना हो तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है,
ठीक है, परिभाषा में कि आय की असमानता को कम करना, दूसरा जीवन स्तर की असमानता को कम करना, और तीसरा मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, चौथा विभिन्न रूपों में विद्यमान शोषण को समाप्त करना। ठीक है, तो DS नकाराबाद हुआ था 1983 में, उसने समाजवाद की परिभाषा दी थी, उसमें इन 4 चीज़ों को शामिल किया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, देखिए तो भारत का संविधान है, उसमें जो समाजवाद अपनाया गया है उसे अनोखा एवं विशिष्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अन्य देशों में है वहाँ जो है संपत्ति के समाजीकरण या निजीकरण के आधार पर समाजवाद का निर्धारण होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां हैं वह किस हद तक मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करती हैं या नहीं करती हैं, इस आधार पर समाजवाद का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय समाजवाद के केंद्र में संपत्ति का समाजीकरण या निजीकरण न होकर यह है कि सरकार की नीतियां समानता पर आधारित हैं या नहीं, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करती हैं या नहीं। ठीक है, देखिए भारतीय समाजवाद में निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह पाया जाता है, अर्थात भारत में प्राइवेट और जो पब्लिक अर्थात सरकारी संपत्ति दोनों का सह पाया जाता है। यहाँ पर आपको सरकारी कंपनी मिलेंगी, आपको यहाँ पर प्राइवेट कंपनी भी मिलेंगी। ठीक है, अब भारत का जो समाजवाद है इसका थोड़ा अनोखा या विशिष्ट होने का कारण क्या है कि जो भारत का समाजवाद है वह सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक स्वरूप को अपनाया गया है, जिस कारण भारत का संविधान थोड़ा विशिष्ट और अनोखा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो देखो तो भारत के प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना में जो है सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता नहीं था, इसे जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, देखते हैं पंथ निरपेक्षता का अर्थ या तात्पर्य कि कैसे हम निर्धारित करेंगे कि पंथ निरपेक्षता है या नहीं। ठीक है, पहला जो इसमें कहा गया है कि जो राज्य है उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, जिससे भारत है, भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है ना ही इस्लामिक राष्ट्र है, भारत क्या है सेकुलर माना, क्योंकि भारत का अपना कोई धार्मिक स्वरूप नहीं है। ठीक है, दूसरा है राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात तो भारत सरकार है जो राज्य है नागरिकों के बीच हिंदू मुस्लिम सिख जैन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जो कि भारत के संविधान में पाया जाता है कि भारत भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तीसरा है धर्म को मानने व आचरण करने की स्वतंत्रता। तो अब देखते हैं कि मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का ही उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी भारत संविधान में पाया जाता है। चौथा, राज्य धर्म विशेष के उन्नति के लिए प्रावधान नहीं कर सकता, लेकिन सभी धर्मों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब भारत जो राज्य है वो किसी एक धर्म से ही, जो सनातन हो गया है, इस्लाम, सिर्फ स्पेसिफिक एक धर्म के लिए ये विशेष प्रावधान नहीं कर सकता, लेकिन अगर चाहे सभी धर्मों को उत्थान के लिए तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, देखिए पंथ निरपेक्षता से जो है 4 मूल विशेषताएं थी, चारों भारतीय संविधान में पाया जाता है। तो इस आधार पर हम कह भी सकते हैं कि भारत एक क्या है, सेकुलर कंट्री है। भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, ठीक है, लोकतंत्र बना है डेमोक्रेसी से, और जो 2 शब्दों से मिला है, डिमोस प्लस क्रेसिया। डिमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। तो भारत में सत्ता चलाई जाती है किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं है, वह जनता के हाथों में, जनता उनको चुनती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। ठीक है, एक कोटेशन है जो यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनका है कि जो लोकतंत्र है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, अगर आपको लोकतंत्र के लिए लिखना हो तो परिभाषा कोट कर सकते हैं कि अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र है उसका अर्थ होता है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो जनता स्वयं के लिए शासन करती है। ठीक है, तो क्या लोकतंत्र, देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है, 2 प्रकार का, पहला प्रत्यक्ष डायरेक्ट, दूसरा अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र है देश के नागरिक सरकार की नीति निर्णय कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। अगर सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है तो वहाँ के लोग जो है डायरेक्ट शामिल होंगे। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि अगर
कोई नीति निर्माण बनेगी जो वहाँ के नागरिक हैं तो सामान्यतः उसमें भाग लेंगे। ऐसा वहाँ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो देश आकार में छोटे, उनकी जनसंख्या ही शायद करोड़ों में होगी। यह सामान्यतः छोटे देशों में प्रभावी होता है। जबकि एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि हम विधायकों और सांसदों को चुनते हैं और विधायक और सांसद हमारे ओर से नीतियों का निर्माण करते हैं। जनता चुनाव के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसी कारण से प्रतिनिधि मूलक भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है इनका जो ये समानता जो अधिक जनसंख्या वाले देश होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे भारत, यूएसए, कनाडा। ठीक है, अब ऐसे देश जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर सरकार को नीतियाँ बनानी होंगी तो क्या सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? अब स्विट्जरलैंड जैसा देश तो शामिल हो सकता है क्योंकि उसकी जनसंख्या ही कम है, लेकिन भारत, यूएसए जैसा देश कैसे हो सकता है कि जहाँ 150 करोड़ या 30 करोड़ लोग शामिल होते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिस्थितियों के हिसाब से भी अपनाया जाता है। हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट जहाँ डेमोक्रेसी है, अगर वहाँ उसके प्रमुख साधन है क्या है, तो पहला है जनमत संग्रह कि कोई भी चीज़ सही है या नहीं है, या कुछ जनता द्वारा पहल इनिशिएटिव शुरू किया जाता है। अब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसमें क्या है, उसमें क्या करेंगे, समय समय पर चुनाव होगा और मतदान होंगे जिसके माध्यम से हम 5 साल या 4 साल के अंदर ये दिखाते हैं सरकार को यहाँ जो सरकार ने नीतियाँ बनाई है वो हमारे हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, और सरकार इसी हिसाब से अपना मूल्यांकन भी कर लेती है कि जहाँ जो हमने नीतियाँ बनाई थी किस हद तक सही थी, किस हद तक नहीं सही थी। ठीक है, सत्ता का स्वरूप। अब देखेंगे सत्ता का उद्देश्य। ठीक है, क्या क्या सत्ता का उद्देश्य है? पहला न्याय स्थापित करना, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता लाना, चौथा व्यक्ति की गरिमा बढ़ाना और पांचवा बंधुता, छठवा जो है एकता एवं अखंडता। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये देखते हैं और आज ये देखते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। गणराज्य, देखिए पहला क्या था, न्याय स्थापित करना। ठीक है, देखते हैं न्याय है क्या। सबसे पहले चीज देखते हैं न्याय की परिभाषा। ठीक है, कि न्याय है क्या। न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार, समानता बनाए रखना और उसका उचित अधिकार देना, यह क्या है, न्याय है। यह नैतिक, कानून और समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार है। ठीक है, अब देखते हैं न्याय के प्रमुख स्वरूप। ठीक है, न्याय 3 प्रकार का होता है, मतलब प्रस्तावना के हिसाब से 3 प्रकार का। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आर्थिक, जो संसाधन है समाज के हर व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, आजीविका के साधन समान रूप से मिले बिना किसी भेदभाव के। और चौथा है राजनीतिक, अर्थात तो देश में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और मतदान का समान अवसर मिले। ठीक है, ये होगी न्याय। कितने प्रकार का न्याय है? अगर जस्टिस की बात की जाए कि भारतीय प्रस्तावना में जस्टिस तो 3 प्रकार। ठीक है, उसके बाद में आते हैं लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार स्वतंत्रता है? तुमने पढ़ा था 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला क्या है? विचार। विचार का अर्थ क्या होता है? विचार एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी विषय के बारे में चिंतन या मनन करना। उसके बाद में आता है अभिव्यक्ति। ठीक है, कि जो भी चिंतन मनन किए हैं इसको जो है प्रकट करना। ठीक है, यह एक बाह्य प्रक्रिया है जिसमें विचारों को प्रकट करना शामिल है। तीसरा है विश्वास, बिलीव। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विचारधारा को अपनाना या समर्थन करना या स्वीकार करना। तीसरा है रिलीजन। चौथा धर्म या रिलीजन। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यह है जो किसी भी धर्म का जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो क्या है? रिलीजन। उसके बाद में आता है जो किसी भी
धर्म का व्यवहारिक जो स्वरूप है वो क्या होता है? उपासना, अर्थात रिलीजन की उपासना पद्धति का पालन करना, यह किसी भी धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है। ठीक है, तो ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। अब देखते हैं समता। ठीक है, समता का अर्थ क्या होता है कि जो समाज में, ठीक है, समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति एवं बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो भारत की प्रस्तावना है इसमें 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। ठीक है, पहला जो है प्रतिष्ठा, अर्थात थोड़ा यहाँ उल्टा हो गया है, प्रतिष्ठा इसका अर्थ हुआ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस, इसका अर्थ क्या हुआ? इसके अनुसार इस समाज में किसी भी व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार से निर्धारित ना होकर, ठीक है, और ना ही इन आधारों पर किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है दूसरा अवसर की समता, मतलब कोई भी वैकेंसी, कोई भी नौकरी होगी या कोई भी स्थान होगा, सबको बिना किसी भेदभाव के विकसित होने के समान अवसर प्रदान करना था, सभी नागरिकों को विकसित होने के समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये हो गई 2 प्रकार की समता। अब देखते हैं व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, एक उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की गरिमा बढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय जीवन से पूर्ण जीवन अधिकार प्रदान करना, जैसे कि उसे प्रदूषण मुक्त एक वातावरण प्रदान करना, शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद में जो अगला उद्देश्य है वो क्या है? एकता और अखंडता। ठीक है, तो देखिए अगर एकता की बात की जाए तो एकता जो है एक मनोवैज्ञानिक भावना, इसका अर्थ होता है कि एक होने की भावना, और 2 अखंडता है इंटीग्रिटी, ये एक भौगोलिक संकल्पना, इसका अर्थ होता है कि मतलब भौगोलिक रूप से संपूर्ण भारत को एक बनाए रखना। ठीक है, तो एकता क्या है कि नागरिकों के मध्य एक होने की भावना, यह एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। दूसरा है अखंडता, भारत के क्षेत्र एवं भूभाग का अलग ना होना, यह एक भौगोलिक संकल्पना है। ठीक है, अब अंतिम जो है उद्देश्य बचा वो क्या है? बंधुता। ठीक है, बंधुता में देखते हैं भाईचारे की भावना का विकास करना, और हम जो है हम सभी क्या है? भारत के नागरिक हैं। ठीक है, इस कारण हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बंधुता का अर्थ कि भाईचारे की भावना का विकास करना। तो दूसरा, हमें भारत का नागरिक होने के कारण भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा कि जो सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि, जो कि क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है कि क्या प्रस्तावना जो है संशोधनीय है या नहीं, या दूसरा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना से संबंधित एक मत प्रचलित था कि मतलब 2 मत थे कि पहला तो ये था कि अगर जो संविधान सभा थी अगर वह चाहती तो स्टार्टिंग में ही उसे संविधान का भाग बना सकते थे, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी मानसिकता ये है कि ऐसा मान लीजिए उस समय नहीं किए, उस समय आवश्यकता नहीं थी, परंतु अगर वर्तमान में हमें ऐसा लगता है कि हाँ आवश्यक है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला था कि प्रस्तावना, चूंकि अगर ऐड ही करना होता संविधान के भाग के रूप में तो संविधान सभा ही कर सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। तो जो बेरोजगारी संघ है यहाँ तक जो है यही मानसिकता अपनाई गई कि 1960 में हुआ उसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जो प्रस्तावना प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट ही नहीं, और जब संविधान का पार्ट ही नहीं है तो आप उसमें संशोधन कैसे करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसी वाद में आई थी वो थी कि जो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की पूंजी है। अगर हमें जानना हो कि हमारे संविधान निर्माता क्या सोचते थे तो हम प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, प्रस्तावना में जो मूल्य और आदर्श अपनाए गए हैं उन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे चल के 1973 में होता है केशवानंद भारती मामला। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है जो पहले अपनाया गया था कि हाँ मतलब जो बेरोजगारी संघ मामला था उसमें क्या साफ साफ कह दिया था कि
संविधान का अंग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन केशवनंद भारती मामले में इससे एकदम अलग डिसीजन लिया गया। वो क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, पहली चीज तो ये। और दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर एक चीज ऐड कर दी गई थी कि यदि प्रस्तावना में मूल ढांचा, जो कि आगे चल के आप पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी संविधान, भारतीय संविधान के हिसाब से वह बहुत मूल चीज़ है, उसको हटाएंगे तो प्रस्ताव मतलब संविधान का मूल उद्देश्य ही हट जाएगा। कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो यदि प्रस्तावना में मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे जो पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, वो क्या है, ये जो है सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है, ठीक है, मूल ढांचा। जो भारत है, अब भारत को कोई चाहे कि कोई धार्मिक राष्ट्र बनाना है तो बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ही खिलाफ है। अब दूसरा क्या, अब देखेंगे कि जो लोकतंत्र है, अब कोई चाहे कि लोकतंत्र छोड़ के तानाशाही ले आए तो वो भी नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, वो भी जो मूल ढांचे का अंग है। ये हो गया। तो दो केसेस हमें देखे, पहला बेरोजगारी जिसमें कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा केस होना जिसमें कहा हाँ संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, परंतु एक मतलब किंतु परंतु जोड़ दिया कि अगर उसमें मूल ढांचा पाया जाएगा तो उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। जैसे पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये चीजें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसे समझिए कुछ और केस थे। पहला जैसे एक आगे चल के आता है LIC केस 1980 में, मिनर्वा मिस केस, SR बम्बई केस, ठीक है। इसमें भी यही डिसीजन अपनाया गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, ठीक है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो होगी प्रस्तावना की संशोधनीयता की, प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो वर्तमान में अब क्या कहेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक है। अब देखते हैं अपने प्रस्तावना की जो है आलोचना कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो है इसमें क्या है, अपरिवर्तनीय या दंत विहीन व्याघ्र, ठीक है, ऐसा बाघ जिसके पास दांत ही ना, बाघ तो है परंतु उसके पास दांत नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रस्तावना है वो निर्देश के समान है। अगर राज्य सरकार ना लागू करे तो जबरदस्ती उसको आप लागू नहीं कर सकते, और ना ही आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो कि हाँ कोर्ट के अंदर आप प्रियम्बल जाके दिखाएं कि इसमें देखिए कि इसमें समता लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है, मिला नहीं, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, सब न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते, ठीक है। प्रस्तावना एक निर्देश के समान है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब दूसरी आलोचना क्या है कि मौलिकता का अभाव है। जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की कोई नवाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रस्तावना की संकल्पना है वो तो हमने यूएसए से ले लिया, तो जो प्रस्तावना की विषय वस्तु है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। तो इसमें मौलिकता क्या है, हमने तो दूसरे देश का उठाकर चाप दिया, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी आलोचना क्या है कि प्रस्तावना में अनेक शब्दों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं, जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, कुछ ऐसे अर्थ और शब्द और मिलेंगे जो स्पष्ट रूप से उनका अर्थ ही नहीं है, ठीक है। विभिन्न न्याय निर्णय होंगे जिनके हिसाब से उनका जो है अर्थ बताया जाएगा। अब देखते हैं कुछ ऐसे आदर्श अभी भी हैं जिनका विकास की आवश्यकता है, मतलब कुछ ऐसे आदर्श हम और भी ऐड कर सकते हैं जो कि वर्तमान प्रस्तावना में नहीं है। जैसे पहले आप देखेंगे तो अखंडता नहीं था, 1942 में जोड़ा गया। सेकुलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता नहीं था, बाद में जोड़ा गया। सोशलिज्म, समाजवाद नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया। तो ऐसे कुछ और भी मूल्य हैं जिन्हें वर्तमान में जोड़ने की आवश्यकता है, अभी तो जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। ये तो होगी आलोचना। अब देखते हैं प्रस्तावना का महत्व, क्या इसकी कुछ महत्व भी है? तो हाँ, पहला क्या कि अगर कोर्ट है, अगर उसे संविधान की व्याख्या करनी हो तो वो प्रस्तावना का उपयोग कर सकता है। पहला क्या है कि संविधान की व्याख्या में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें भविष्य के भारत की झलक पाई जाती है, अर्थात जो प्रस्तावना बनाई गई है जिसमें क्या कि सत्ता का उद्देश्य के रूप में, सत्ता का स्वरूप के रूप में अपनाया गया कि समता, समानता लाना, बंधुता बढ़ाना, ठीक है। ये सब क्या है, एक भविष्य के भारत की झलक ही तो है। अगर हमें मतलब संविधान निर्माताओं की दृष्टि से देखना हो कि वो भारत को कैसा देखना चाहते हैं, प्रस्तावना पढ़ सकते हैं जिसमें साफ तौर से ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वो चाहते थे कि आगे वाले समय भारत हो, कैसा चाहते थे, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें लोकतंत्र हो, ठीक है, जिसमें गणराज्य हो,
जो मतलब गणराज्य तानाशाही ना हो, एक ऐसा चाहते जहाँ आय और मतलब प्रतिष्ठा की समता हो, जहाँ सभी को समान निगाह से देखा जाए, अवसर की समता हो, नौकरियों में और अन्य जगह सबको समान अवसर दिया जाए। ठीक, कह सकते हैं कि इसमें जो है भविष्य के भारत की झलक थी। तीसरा क्या है, इस संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक है, कि अगर हमें जानना हो कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे संविधान में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना की आलोचना और प्रस्तावना की संशोधनीयता। अब देखते हैं कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न जिसे आप लिखकर इसे जो ट्राई कर सकते हैं। पहला, जितने भी नोट्स है आप इसी में से ही लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, सामान्यतः मतलब नॉर्मल पहले तो इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा आप कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो इसके प्रमुख जो आदर्श हैं, समता है, बंधुता है, जितने भी मतलब है आप छोटा छोटा करके उल्लेख कर दीजिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में वर्णित प्रतिबद्धताएं। ठीक है, अब ये आदर्श ही है। ठीक है, ये भी आदर्श ही लिख दीजिएगा क्या है, जैसा कि उसकी उद्देशिका में लिखा गया है। ठीक है, तो किस प्रकार के भारत चाहते थे, जहाँ लोकतंत्र हो, पंथनिरपेक्षता हो, गणराज्य हो। ठीक है, उसके बाद में संविधान की उद्देशिका क्या महत्व है, आप ऊपर देखिए महत्व, भारत के संविधान में उद्देशिका में वर्णित भारत की राज्य व्यवस्था के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। वही जो है आदर्श वाला पार्ट लिख दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञापन करती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी है ऊपर जो कंटेंट है इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।